अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इश्क़ आतिश भाई सादिया राजपूत। आफाक और समीरा अपने दोनों बच्चों के साथ वजदान के घर के लॉन्च में आए बैठे थे। वजदान और उसके अम्मी अब्बू उसके भाई भाभी के साथ ही लॉन्च में मौजूद थे। सभी बच्चे वहीं आसपास ही कालीन पर दायरा बनाए बैठे अपना ग्रुप अलग किए हुए थे। और जब वजदान को पता चला वो इरम की शादी का दावतनामा लेकर आए हैं तो हैरत से बोला, इरम तू इतनी बड़ी हो गई? समीरा मुस्कुरा दी। हाँ हो गई है, तभी तो इसकी शादी कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगती। हाँ कद कुछ लंबा हो गया और बाल भी बढ़ा लिए, मगर फिर भी बच्ची सी लगती है। हरकतें तो जरा नहीं बदले, बात बात पर चिढ़ती है। तुम जो चिढ़ाना नहीं छोड़ते, आफाक ने मुस्कुराते हुए कहा। आफाक ने खाली कप टेबल पर रखते वजदान को इशारा किया और दोनों उठकर बाहर आ गए। तुम ठीक हो? पौधे के पत्ते को नोचते हुए आफाक ने बजाय सरसरी सा पूछा था। वजदान उसकी बात पर जरा सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हें मेरे ठीक होने पर शक क्यों रहता है? पूरे 5 महीने का कोर्स कर चुका हूँ और अब तो मेरे पास मेंटल हेल्थ का सर्टिफिकेट भी है। चलो ये तो अच्छी बात है कि अब तुम ठीक हो। हम सभी चाहते थे कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ, आफाक ने कहा, फिर उसकी तरफ देखने लगा। लेकिन वजदान, मैं अक्सर सोचता हूँ कि काश तुम मलिया की उस एक झलक को भूल जाते तो शायद वो सब न होता जो हुआ। मलिया मरती न तुम्हारे हिस्से में इतनी बर्बादियाँ आती। मुझे बताओ वजदान, आखिर तुमने मोहब्बत करके क्या पाया? वजदान खामोश ही रहा। कुछ भी नहीं, लेकिन अगर तुम मोहब्बत न करते तो आज उम्र के हिस्से में जब तुम्हारे साथ के लोग अपने करियर की ऊंचाई पर पहुंच चुके, तुम्हें सिफर से शुरुआत न करनी पड़ती। तुम इन 10 सालों में बहुत कुछ पा सकते थे, इज्जत, शोहरत, दौलत और इनगिनत कामयाबियां। वो चुप हुआ तो वजदान ने बोलना शुरू किया। मलिहा की इस एक झलक को भूल जाता तो अपनी तन्हाइयां में किस चेहरे को याद करता? मोहब्बत में सिर्फ पाना और खोना ही नहीं है, इंसान को अपनी रम्स भी सिखाते हैं, जिसे देखने की 2 ही शर्तें। 1, मोहब्बत को पाने से मशरूत न करना। 2, खोने पर मोहब्बत को तर्क न करना। और अगर कोई समझे तो यही 2 शर्तें मोहब्बत की रम्स हैं। और जो उस रम्स को समझ गया उसकी मोहब्बत खालिस हो गई। और खालिस मोहब्बत सच्चे ईमान की तरह है, क्योंकि उसकी भी एक खासियत है कि पाने और खोने से मशरूत नहीं होता। अब जिसके दिल में सच्चा ईमान हो, मोहब्बत उसकी आदत बन जाएगी, और जिसके दिल में खालिस मोहब्बत हो, ईमान उसके दिल में घर कर लेगा। वजदान ने खामोश होकर चंद लम्हे आफाक का चेहरा देखा, फिर मुस्कुरा दिया। आज मेरे दिल में मोहब्बत भी है और ईमान भी। अब जरा सोच कर बताओ, क्या वाकई मैंने मोहब्बत में कुछ नहीं पाया? लेकिन आफाक ने जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था उसके पास कोई जवाब है ही नहीं। वजदान जरा सा हंसा, सर को झटका और कहा, जाने दो, तुम जवाब नहीं दे पाओगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों की तरह तुम्हारे लिए भी उस चीज को पाना, वो कहते हैं जिससे दुनियाई और मादी फायदा हासिल हो सके। तुम्हारी नजर बस इज्जत, दौलत, शोहरत और कामयाबियों तक ही जाती है। तुम्हारे नजदीक मैं जो नहीं पा सका, एक दिन उसे पा लूंगा, मगर मैं जो खो चुका हूँ उसके अफसोस करने के लिए 10 साल बहुत कम है। लेकिन मुझे तुम्हारे खुलूस पर भी कोई शक नहीं, इसलिए तसल्ली रखो, मैं अब करियर को पूरी तवज्जो दे रहा हूँ। शायद मेरी जिम्मेदारी है, मैं जानता हूँ कि उसके महफूज मुस्तकबिल के लिए मेरी कामयाबी जरूरी है। यानी एक क्रेडिट भी शायान को जाता है। वो हल्के फुल्के अंदाज में बोलकर मुस्कुराया, फिर संजीदा हो गया। लेकिन हुस्सान, तुम्हें नहीं लगता तुमने इस बच्चे को अपनी कमजोरी बना लिया है? पता नहीं अफवाह, उस बच्चे में क्या है जो मेरा दिल उसकी तरफ खींचा चला जाता है। अपने आप ही मैं उसके लिए बाप की तरह सोचने लगा हूँ। मेरा दिल चाहता है मैं उसे दुनिया की हर वो खुशी दूँ जो मेरे इख्तियार में है, और मैं ऐसा ही करूँगा। और अगर जरूरत पड़े तो उसकी खुशी की खातिर अपने इख्तियार की आखिरी हद से भी गुजर जाऊंगा। उसका लहजा मजबूत था। चलो छोड़ो, ये बताओ बाबा जान कैसे हैं? कौन बाबा जान? आफाक फौरी तौर पर समझा नहीं तो उसकी शक्ल देखने लगा। मलिहा के बाबा जान, वजदान ने कहा। अच्छा ओ, आफाक ने लफ्ज़ों को लंबा खींचा। तुम्हें उनका ख्याल कैसे आ गया? वो मलिहा के बाबा है तो मेरे लिए भी बाप की जगह हुए, फिर क्या मुझे उनका ख्याल नहीं आना चाहिए? बल्कि मैं तो जब भी मलिहा को सोचता हूँ साथ ही बाबा जान और हादी भाई का ख्याल आ जाता है। पता नहीं मलिहा के बाद किस तरह जी पाए होंगे, खास तौर पर हादी भाई। वो तो शुरू से ही लाइल थे और आखिरी वक्त तक लाइल रहे। पता नहीं सब जानकर उनकी क्या हालत हुई होगी। मेरे पास तो दुनिया के दूसरे शख्स हैं जिनके बारे में मुझे यकीन था कि उन्हें खुद से ज्यादा मलिहा की परवाह है। उन दोनों को क्या पूछते हो? आफाक सांस भरकर बोला। मलिहा के स्वयं पर उन्होंने खुद दायजाना पापा के सामने तुम्हारे और मलिहा के ताल्लुक के बारे में इंकशाफ किया था और एतराफ़ किया था कि मलिहा की शादी जबरदस्ती कराई जा रही थी। हमने उन्हें हमेशा सख्तगीर इंसान के रूप में देखा, मगर उस वक्त तुम उनकी हालत देखते। मलिहा की मौत ने उनकी कमर तोड़ दी थी, ऊपर से पछतावा के मलिहा की मौत के जिम्मेदार वो खुद हैं। उनके पछतावे का ये आलम था, खुद को मलिहा का कातिल कह रहे थे। फिर हाथ जोड़कर दायजाना और पापा से माफ़ी भी मांगी, मगर जब मलिहा ही न रही तो भला कैसी माफ़ी?
नूर हुदा भी कुछ कम बरहम नहीं था, मगर उसकी मजबूरी है कि उसे फूफा जान से बहुत मोहब्बत है। वो कुछ भी कर ले, उससे ताल्लुक नहीं तोड़ सकता। फिर भी यही वहाँ से इत्तला मिलती रहती है कि उसकी रवैये में फूफा जान के लिए शर्त मेरी आ गई, और मलिक अंकल की डेथ के बाद से तो बिल्कुल गोशा नशीन हो चुके हैं। उनकी हालत का सुनकर तो हाथ अपने आप कानों में छूने लगते। आफाक ने महसूस किया कि बाबा जान की हालत का सुनकर वह मुस्तरब हो गया था। तो क्या तुम्हारा उनसे बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं रहा? नहीं, हमारी उनसे आखिरी मुलाकात मलिया के सोयम पर ही हुई थी। उसके बाद एक बार नूरुल हुदा अपनी शादी का इनविटेशन देने आया था। तायाजान और पापा ने तो साफ मना कर दिया, लेकिन हमें इजाज़त दे दी थी, मगर कोई नहीं गया। कि सिर्फ फारूकी ने दो ऐसे बड़े सदमे दिए कि अब उसकी तरफ देखने को भी दिल नहीं करता। लेकिन फिर भी नूरुल हुदा का नाम सुनाई देता रहता है। वो एक कामयाब बिजनेसमैन है, और अगर तुम बिजनेस मैगजीन पढ़े तो उनमें अक्सर नूरुल हुदा और फारूकी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में छपता रहता है। चलो यार, अंदर चलते हैं, यहाँ धूप बहुत तेज है। उसका दिल उछाट हो गया था, लहजे में बेजारी साफ झलक रही थी। आफाक भी उसके पीछे पीछे अंदर आया तो बच्चे सेंट्रल टेबल पर एल्बम खोलकर उसके इर्द गिर्द कालीन पर बैठे थे और तस्वीरें देखते हुए तबसरे कर रहे थे। लेकिन उनके बचकाना तबसरे इतने मजेदार थे कि सब अपनी बातें छोड़कर सोफों पर आगे झुके तस्वीरों को देखते हुए उनकी बातों पर हंस रहे थे। एल्बम देखते देखते एक तस्वीर को देखकर 6-7 साल की फाइजा दोनों हाथ एल्बम पर रखकर झुकते हुए तस्वीर को करीब से देखकर बोली, वाह मनाहिल, तुम्हारी मम्मी कितनी अच्छी लग रही है। मेरी मम्मी तो है ही अच्छी, वो इतला कर बोली, मगर मेरी मम्मी ज्यादा अच्छी। फाइजा को जैसे अपने बेसाख्ता इजहार पर अफसोस हुआ था। सवार को उसकी बात बुरी लगी थी। तेज लहजे में कहा, जी नहीं, मेरी मम्मी ज्यादा अच्छी है। फाइजा अपने से बड़े सवार के लहजे पर सहम गई। जवाद ने जब अपनी बहन को कमजोर पड़ते देखा तो फौरन मैदान में कूद पड़ा। गलत, मेरी मम्मी से ज्यादा अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। मनाहिल काफी सलाजू बच्ची थी। उसने जो सबके बिगड़े तेवर देखे तो फौरन बोली, एक मिनट, लेने की क्या जरूरत है? हम शायन भाई से पूछ लेते हैं कि किसकी मम्मी ज्यादा अच्छी है। हाँ, ये ठीक है। सबको ये आइडिया पसंद आया था। फिर जवाब सबकी नुमाइंदगी करते हुए शायान से बोला, बताओ शायन, हमारी मम्मी ज्यादा अच्छी या जवार और मनाहिल की? नन्हे जज ने मुद्दबिराना अंदाज में दोनों पार्टियों पर नजर डाली। फिर से बड़ों को देखा जिनके होठों में मुस्कुराहटें दबी थी और आराम से फैसला सुनाया, तुम सबकी मम्मी अच्छी है, मगर सबसे अच्छी तो सिर्फ मेरी अम्मी है। वजदान आपा और समीरा इसकी बात सुनकर अचंभे में गिर गए थे, वरना बाकी सब तो हंसते हंसते बेहाल हो गए। लेकिन बच्चे एक नए हरीफ को पाकर खासे बददिल हो गए थे। सवार तो तंग कर बोला, झूठ मत बोलो, तुम्हारी तो कोई अम्मी है ही नहीं। शायन झट से बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी अम्मी है तो दिखाओ। जवाब ने बढ़कर चैलेंज किया तो शायन उदास होकर बोला, वो तो अल्लाह मियाँ के पास चली गई है। मगर फिर जोश से कहने लगा, लेकिन मेरे पास उनकी तस्वीरें हैं। फाइजा बोली, तो तस्वीरें दिखा दो। अभी लाया। वो उठा और भाग गया। वजदान उलझ गया था कि आखिर शायन ने अपनी माँ कहाँ से तलाश कर ली। आफाक और समीरा भी हैरान से थे। तभी वो वापस आया। ये रही मेरी अम्मी की तस्वीरें, उसने कहते हुए लिफाफा हाथ में पकड़कर झाड़ दिया। टेबल पर पहले से खुले एल्बम के ऊपर मलिया की तस्वीरें बिखर गई। वजदान के तो होश उड़ गए थे। आफाक और समीरा भी सटपटा गई। दोनों ने एक साथ उसकी तरफ फजाती निगाहों से उसे देखा। फिर उसके मुतगैर चेहरे को देखकर एहसास हुआ कि वो भी हैरत में है। मनाहिल मलिया की एक तस्वीर हाथ में लेकर मुजम्मिल से कह रही थी, देखिए पापा, शायन भाई की अम्मी कितनी प्यारी है। वो समझाने लगा, शायन भाई की अम्मी नहीं, उन्हें चच्ची कहो। चच्ची सच में बहुत प्यारी है। सवार बोला। बच्चे इख्तिलाफ बुलाकर तस्वीरों में खो गए थे और शायन उनकी तारीफी जुमलों को सुनकर फखर से मुस्कुरा रहा था। आफाक तो मलिया के लिए चच्ची का खिताब सुनकर भी खुद को संभाले रहा, पर समीरा के चेहरे पर नागवारी झलक आई थी। लेकिन वो लोग हमेशा मलिया से लातालुकी का इजहार करते आए थे, इसलिए कुछ बोल न सके और वजदान जो कुछ बोलने के लायक नहीं रहा था। मगर चच्ची का लफ्ज सुनते उसके एहसाब झंझना गए। ये क्या लगा रखा है? वो सख्त आवाज में बोला, शायन ये तस्वीरें तुम्हें कहाँ से मिले? शायन ने पहले कभी वजदान को गुस्से में नहीं देखा था। उस सहमे हुए अंदाज में मुस्तफा अजीम के पीछे जा छुपा तो उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास कर लिया और वजदान को देखकर नाराजी से बोले, बच्चे को क्यों डांटते हो? जो कहना है मुझसे कहो। मलिया की तस्वीरें उसे मैंने ही दी। आपने? हैरत से बोला, हाँ, हालांकि ये काम तुम्हें करना चाहिए था। एक तो इस मासूम ने अपनी माँ को खो दिया, ऊपर से तुमने भी इसे उसकी माँ से अनजान रखा। उसका नाम तक शायन को नहीं बताया। माँ का हवाला बच्चे के लिए बहुत जरूरी होता है वजदान। कुदरत पैदाइश के वक्त हर बच्चे के दिल में माँ के लिए मोहब्बत डाल देती है। उस मोहब्बत को किनारा मिलना जरूरी है, जो अगर न मिले तो बच्चे के अंदर खला रह जाता है। तुम कैसे बाप हो जो अपने हाथों अपने बच्चे को खला में धकेलना चाहते हो? अब प्लीज, वो कोफ्त भरे अंदाज में हाथ उठाकर बोला तो तासुब से कहने लगी, मुझे तुम पर अफसोस हो रहा है वजदान। तुम्हारे
तुम्हारे लिए अपना दुख अपनी औलाद से बढ़कर है। जरा सोचो, तुम इस उम्र में भी माँ के आंचल की छांव तलाश करते हो, और इस मासूम ने तो माँ की गोद देखी नहीं। वो माँ के लिए कितना तरसता होगा। इसकी महरूमी तो खत्म नहीं हो सकी, पर कम से कम इसके पास अपनी माँ की शनाख्त तो हो। अब की हर बात सही है, लेकिन इस हवाले से मलिहा का जिक्र करने की क्या जरूरत है? वो छीन कर बोला था। हद करती हो अजदान, आयशा मलामती लहजे में कहने लगी। अगर मलिहा का जिक्र न हो तो किसका हो? वो सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं थी, हमारे पोते की माँ भी थी, बहू थी हमारी। वजदान के तो जैसे सर पर धमाका हुआ था। उसने एकदम से हाथ उठाकर उन्हें चुप कराया, फिर उंगली दिखाते हुए सख्त लहजे में बोला, न तो शायन आपका पोता है और न मलिहा आपकी बहू थी। इन दोनों से आपका कोई रिश्ता नहीं, आइंदा ये बात याद रखिएगा। वजदान की हिम्मत जवाब दे गई थी। अपनी बात कहकर उसने टेबल पर से फोटोग्राफ्स उठाए, फिर हाथ वजदान की तरफ बढ़ाया जिसके हाथों में मलिहा की तस्वीर थी, और कहा, ये तस्वीर मुझे दे दो। वो अपना हाथ पीछे करके नफी में सर हिलाने लगा तो वजदान ने हाथ पिढ़ाकर वो तस्वीर उसके हाथ से निकाली। फिर वजदान को देखा भी नहीं, मचल कर रोता हुआ उसके पीछे आया था, मगर मुसम्मिल ने इसका बाजू थाम कर उसे अपनी गोद में बुला लिया और चुप कराने लगा, मगर वो रोता ही रह गया। आफाक और समीरा पुरसुकून हो गए थे, आंखों में एक दूसरे को इशारा करके उठ गए। हम चलते हैं, आफाक ने सकते में आयशा से कहा। फिर किसी ने जैसे सुनाई नहीं और वो दोनों अपने बच्चों के साथ बाहर आ गए। गाड़ी में बैठते ही समीरा आफाक से बोली, इन लोग भी अजीब है, न किसी से पूछा न सवाल किया, सब कुछ खुद ही फर्ज करके बैठ गए। मगर अब तो वजदान साफ साफ कह चुका है, बस बात खत्म हो गई, लेकिन घर में किसी से जिक्र न करना। समीरा को हिदायत करते आफाक ने इंजन स्टार्ट कर दिया, मगर बात खत्म नहीं हुई थी। आयशा की हालत खराब हो गई थी। अनिका फटाफट जाकर ग्लूकोज बना लाई, जिसे पीकर उनके अहवास कुछ वापस आए। आपने देखा मुस्तफा साहब, वो कैसे कहकर गया कि शायन से हमारा कोई रिश्ता नहीं। उसका दिल मेरी तरफ से साफ नहीं हुआ, हालांकि उसने भी तो मलिहा से शादी करके अपनी मर्जी पूरी कर ली थी। फिर अगर वो न रह सकी तो मेरी क्या गलती है? अनिका उनके पास बैठकर प्यार से उनके बाल समेटते हुए बोली, वो जो भी कहे, मगर सच तो यही है ना कि शायन आपका खून है, फिर दिल छोटा क्यों करती हैं? मुसम्मिल भी, अनिका ठीक है रिया अम्मी, शायन हमारा खून है और ये रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। और अब्बू, अब भी शायन को हमेशा समझाते रहे कि वजदान के सामने मलिहा का नाम न ले, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और खुद वही गलती कर दी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह से रिएक्ट करेगा। अब सरदा हो गई। आयशा ने दुपट्टे से आंसू खुश करके शायन को देखा, जो अभी तक रो रहा था, और उसकी तरफ अपने बाजू फैला दी। इधर आओ, इधर मेरे पास आ जाओ। और वो रोते रोते मुसम्मिल के बाजों से निकलकर उनके आगोश में समा गया। वजदान दोनों हाथों से सर थाम कर बेड पर बैठा था। उसके वहम गुमान में भी नहीं था कि शायन के हवाले से उसके घर वाले क्या सोच रहे थे। अपनी नाकाम तमन्ना को इस रूप में देखकर उसके सारे जख्म रिसने लगे थे। वो खुद को समेटने में लगा हुआ था कि अनिका अचानक के बिना दस्तक दे घबराई से कमरे में चली आई। क्या बात है भाभी? उसकी हवास बाख्तगी पर छौंक गया। बाहर आकर देखो वजदान, शायन रोते रोते बेहोश हो गया है। वजदान घबरा कर उठा और भागता हुआ लॉन्च में आ गया। मुस्तफा अजीम बेहोश शायन को गोद में ले बैठे थे। पास ही हवास बाख्ता से आयशा हाथ में पानी की बोतल ले बैठी उसके चेहरे पर छींटे मार मार कर होश में लाने की कोशिश कर रही थी। वजदान की जान पर बनाई थी। उसने तेजी से शायन को अपनी गोद में ले लिया। शायन, वो उसके गाल टपककर आवाज से देने लगा, आंखें खोलो बेटा, मेरी तरफ देखो। मगर उसकी सदाएं बेकार गई। वजदान घबरा ही तो गया था। इसे होश नहीं आ रहा अब्बू, चले इसे हॉस्पिटल लेकर चलते। मुसम्मिल डॉक्टर को बुलाने गया है। वजदान परेशानी से लब काटने लगा, फिर उसे गोद में उठाकर कमरे में ले आया और बेड पर उठा दिया। चंद मिनट बाद ये डॉक्टर साहब मुसम्मिल की मायत में चले आए। उन्होंने अच्छी तरह शायन को चेक किया, फिर पूछा, यूं तो सभी ठीक लग रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने बच्चे को कुछ ज्यादा ही डांट दिया हो? कुछ ऐसा ही है, मुसम्मिल ने वजदान को देख कर कहा। आपको इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए, बच्चा सहम गया है। बहरहाल मैं इंजेक्शन लगा देता हूँ, 2 घंटे में इसे होश आ जाएगा, लेकिन आइंदा एहतियात कीजिएगा। बास बच्चों के साथ खासतौर पर नरमी बरतने की जरूरत होती है, उनमें सख्ती बर्दाश्त करने की ताकत नहीं होती। आपका बच्चा भी बहुत हसास है। डॉक्टर ने शायन को इंजेक्शन लगा दिया। वजदान परेशान सा बेड पर बैठकर उसके बाल सहलाने लगा। ईशा की नमाज के बाद दुआ मांगकर भी वजदान घर आने की बजाय गुमसुम सा वहीं मस्जिद में बैठा रहा। काफी देर बाद जब एहसास जगा के सब नमाजी चले गए तो वो बेसुस्त कदमों से चलता मस्जिद से बाहर आ गया। उसे शिद्दत से गमगसार की जरूरत महसूस हो रही थी। घर जाने के बजाय वो आफाक के घर आ गया। तुम इस वक्त सब ठीक तो है? परेशान से लग रहे हो? उसने नफी में सर हिला दिया। आफाक को समझ नहीं आया कि उसके किस सवाल का जवाब है, इसलिए उलझ सा गया। अच्छा अंदर तो आओ। नहीं, बाहर ही ठीक है। आफाक का माथा ठुमका मगर खामोश रहा।
दोनों कुछ कदम दूर इलेक्ट्रिक पोल के नीचे जाकर बैठ गए। क्या हुआ है? उसे खामोश देखकर आफाक ने उससे बोलने पर उकसाया तो कहने लगा, मुझे लग रहा है कि जैसे मैं बर्फ में दफन हो चुका हूँ और जिस्म के साथ मेरा ज़हन भी सुन्न हो गया है। समझ नहीं आ रहा आफाक कि मेरे घर वालों ने मलिहा के बारे में सोचा भी कैसे कि उनका मुझसे या शायद से कोई रिश्ता रहा होगा। आफाक चुप सा रह गया, फिर बोला, अगर उन्होंने ऐसा सोचा तो कुछ गलत नहीं किया। वो तो यही समझते हैं कि शायद तो तुम्हारा अपना बेटा है और तुम्हारे बेटे की माँ मलिहा की सिवा कौन हो सकती है? उनके साथ मेरा ऐसा रिश्ता न जोड़ो। उस्तान का लहजा अजीब सा हो गया था। मैं कब जोड़ रहा हूँ? आफाक जल्दी से हाथ उठाकर बोला, वैसे अगर तुम पहले ही अपने घर वालों को शायन के बारे में सच बता देते तो आज ये सब न होता। उसके बाद पर वसान वसाहत देने लगा, मैंने कभी अपने घर वालों को दानिस्ता इस बात के लिए मजबूर नहीं किया था कि शायान को मेरी सगी औलाद समझे, लेकिन आज जब मैंने महसूस किया कि वो ऐसा ही समझ रहे हैं तो मुझे चुप रहना बेहतर लग रहा है। और इसकी वजह साफ है, शायान को जो मोहब्बत और मका मेरे बेटे की हैसियत से मिली है वो किसी गुमनाम बच्चे को नहीं मिल सकती, क्योंकि जान करके उसके पैदा करने वाले उसे गिलासत की तरह खुद से अलग करके फेंक गए थे तो उसकी ज़ात हंसी को तकीन का निशाना बन जाएगी। लोग उसे गुनाह की पैदावार कहकर धुतकार देंगे। हमारे माशरे में उन्हीं जालिम रस्म का रिवाज है कि गुनहगार से कोई नहीं पूछता कि उसने गुनाह का इर्तिकाब क्यों किया, मगर बेगुनाह को सजा देने सभी चले आते। मैं शायान को दंस का निशाना बनने नहीं दे सकता। ऐसे सच का क्या फायदा जो लोग उसे जिल्लत के गड़े में उतार कर उम्र भर तहकीर की फतरत से संसार करते रहे। किसी और को सच बताना तो दूर, मैं कभी शायान को बताने की हिम्मत भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर उसे पता चल गया तो अपनी ही नजरों में गिर जाएगा। नहीं आफाक, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। नम आँखों के साथ उबे सख्ता नफी में सर हिलाता व कह रहा था, वादा करो ये राज हमेशा राज रहेगा। मेरे मरने के बाद भी तुम किसी कीमत पर इस राज से पर्दा नहीं उठाओगे। शायद मेरा बेटा है, इसका ये भरम हमेशा कायम रहना चाहिए। बल्कि मैं तो ये दुआ करता हूँ कि क़यामत के दिन भी उसका ये भरम न टूटे। मैं वादा करता हूँ कभी ये बात मेरी ज़बान पर नहीं आएगी। आफाक ने वादा किया था। फिर हसन माहौल में छाए तनाव को कम करने के लिए मुस्कुरा कर बोला, तुम सिर्फ ये वादा लेने के लिए सब चले आए? लेकिन वजदान के तासरात में कोई तब्दीली नहीं आई। नहीं, मैं तो इस ख्याल से परेशान होकर तुम्हारे पास आया था जो मरिया के लिए मेरे घर वालों के जहन में है। लेकिन वो बात तो साफ हो गई थी। आफाक अचंभे से बोला, नहीं भी, लेकिन उन्हें तो मैं कोई भी कहानी सुनाकर समझा लूंगा। असल मसला शायान का है, जिसके दिल में मरिया माँ की हैसियत से नक्श हो चुकी है। सिर्फ उनकी तस्वीरें छिन जाने पर उसका रद्दीमल इतना शदीद है कि तुम्हारे जाने के बाद रोते रोते बेहोश हो गया। काफ़ी देर बाद होश आया भी तो अभी तक बुखार में फनक रहा है, लेकिन दोपहर से पानी की बूंद पे हलक से नहीं उतारी। दवा लेने की तो बात ही क्या है। सोचता हूँ अगर मलिया का ख्याल उसे छिन गया तो क्या करेगा। उसकी आवाज़ की परेशानी से हालात की संगीनी का अंदाज़ा करके आफाक भी परेशानी में घिर गया था, लेकिन उसके पास भी इस परेशानी का कोई हल नहीं था। दोनों कितनी ही देर खामोश बैठे अपनी सोचों से उलझते रहे। कुछ तक कर वजदान उठ खड़ा हुआ, अब चलता हूँ, शैन की तबीयत ठीक नहीं, मुझे इसकी फिक्र हो रही है। आफाक ने बस सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। वजदान घर पहुंचा तो मुस्तफ़ा हसीन उसके इंतजार में बेचैनी से गेट के पास टहल रहे थे। उसे देखकर तेजी से उसके पास आए। हद होती है लापरवाही की। बीमार बच्चे को छोड़कर कई घंटों से गायब हो, किसी और का एहसास न सही इंसान अपनी औलाद का एहसास तो कर ही लेता है। क्या शायन की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है? उनके अंदाज से समझ कर वो परेशान हुआ तो और भी भड़क उठे, खुद ही जाकर देख लो। कमरे में आया तो बेड पर नजर पड़ते ही घबरा गया। शायन बेसुध पड़ा था। मुसम्मिल परेशान सूरत लिए उसके सराहने बैठा था। दूसरी तरफ मुतफक्किर से बैठी अनिका उसके माथे पर पट्टियां रख रही थी। उसके सामने आयशा बैठी थी और ठंडे पानी में भीगा तौलिया कभी शायन के तलवों पर रगड़ती और कभी नम तौलिए से उसका सीना मसलने लगते तो लगता भाप उठ रही हो। लेकिन शायन के देखते चेहरे को देखकर लग नहीं रहा था कि उनकी कोशिशें सूदमंद साबित हो रही हैं। वजदान बौखलाया सा शायन के पास चला आया। आयशा मुस्तफा ने से बेड की दूसरी तरफ आकर बैठे देखा तो गुस्से से बोले, तुम अब आ रहे हो? वो उन्हें नजरअंदाज करता शायन के चेहरे पर हाथ रखकर बुखार की शिद्दत महसूस करके परेशानी से बोला, बुखार तो बहुत तेज हो गया है। तो तड़खर बोली, तुम्हें क्या, तुम जाकर मरी बीवी का दुख मनाओ, जिंदा वाला चाहिए तड़पती रह जाए। पर याद रखो, जिसकी याद में सुबह शाम उदास फिरते हो, इसे पैदा करने वाली भी वही थी। तुम मलिया पर सिर्फ अपना हक समझते हो, मगर ये भी उस हक में शामिल है। और मत भूलो कि औरत पर शौहर से ज्यादा हक औलाद का होता है। जिसने हक छीना उससे माफ़ी नहीं मिलेगी। बस करें अम्मी। मुज़म्मिल ने उन्हें ठंडा करने की कोशिश की तो उसी पर चिढ़ दौड़े, खबरदार जो तुमने इसकी तरफदारी की तो। गजब खुदा का क्या हालत हो गई है बच्चे की।
दोपहर से रात तक बुखार में निचड़ कर रह गया, मगर बाप को परवाह ही नहीं। क्या हो गया है अम्मी, कुछ तो ख्याल करें, इसका बच्चा बीमार है और भला बाप से ज़्यादा किससे परवाह हो सकती है। रिलैक्स यार, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे तो बीमार पड़ा ही करते। मुजम्मिल की तसल्ली के जवाब में भी वजान खामोश ही रहा। शायन के दबते हाथ की पुष्प पर होठ रखते हुए आंसू जब्त करने की कोशिश में वजान की आंखें सुर्ख हो गई थी। वो खुद को बेबसी की इंतहा पर महसूस कर रहा था। रात काफ़ी हो गई है मुजम्मिल भाई, जाएं अब भाभी को भी ले जाएं और खुद भी आराम करें। और अब्बू अभी तो थक गए होंगे, अब शायन की फिक्र न करें, मैं इसके पास हूँ। और अम्मी को भी समझाई, यूँ परेशान होने से उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। उसने मुस्तफ़ा आसिम से कहा तो उन्होंने सर इस बात में हिला दिया और उठकर कमरे से बाहर चले गए। वक्फे वक्फे से सब उठकर अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए। 8 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि वजदा ने जमात छोड़ दी हो। फजर की नमाज उसने कमरे में ही पढ़ी थी। फजर की नमाज के बाद वो चाहे नमाज पर बैठा दुआ मांग रहा था। ये तो मैं जान चुका कि तू कभी लेकर और कभी देकर आजमाता है, मगर ये न जान पाता कि कभी कभी तू पुराने जख्मों को उधेड़ कर भी नई आजमाइश में डालता है। अल्लाह मुझे इतनी ताकत देना कि इस आजमाइश से गुजर जाऊं। मुंह पर हाथ फेरते हुए सजदा रेस हो गया। फिर जय नमाज तय करके अलमारी में रखता बेड पर बैठकर शायन का टेम्परेचर चेक करने लगा। रात भर वसा ने कमर बिस्तर से न लगने दी थी। अब कहीं जाकर कुछ तसल्ली हुई तो तकिया ऊंचा करके नींद दराज हो गया। कुछ देरी गुजरी थी कि वजदान को अपने बाएं हाथ की पुष्ट पर शायन के हाथ का लमस महसूस हुआ। वो दाएं बाजू से आंखें ढक कर लेटा था। चौंकते हुए बाजू हटाकर शायन को देखने लगा। उससे होश आ गया था। बार बार पलके चपकता वो किसमिसा रहा था। वजदान तेजी से उसकी तरफ झुका और प्यार से उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बेताबी से कहा, बेटा तुम ठीक हो ना। वो खाली खाली निगाहों से वजदान की तरफ देखता रहा। फिर बोला, अम्मी की तस्वीर दे दें अबू। वजदान बेबसी से उसे देख कर रह गया। फिर थकन भरे अंदाज में सीधा हो बैठा। शायन भी उठकर बैठ गया। फिर उसकी आस्तीन मुट्ठी में पकड़कर हिलाते बोला, बेटा जिद छोड़ दो, मैं बहुत परेशान हो गया और जरा अपनी हालत देखो, खुद को बीमार कर लिया है। फिर इन तस्वीरों को पास रखने से मलिया तो तुम्हारे पास नहीं आ जाएगी। वजदान बड़े आजिज़ी से मन्नत कर रहा था, मगर शायन के लिए तो बस यही बात अहम थी कि वजदान उसे मलिया की तस्वीरें देने से इनकार कर रहा है। पल भर में उसके तासरात बदले और संजीदगी को हटाकर उसकी सूरत रोनी हो गई। एकदम से वजदान का हाथ अपने कंधे से हटाकर उसकी तरफ से मुंह फेरते तकिए में मुंह छुपा कर लेट गया और कुछ देर बाद ही उसकी रोने की आवाज़ें आने लगी। पता नहीं इसके पास इतने आंसू कहाँ से आ गए थे। कल से अभी तक खुशकी ही नहीं हुई। रोने से इसके जिस्म को झटके लग रहे थे जिन्होंने वजदान को जलजलों में धकेल दिया था। कोई बेबसी से बेबसी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि शायन को कैसे समझाए। वजदान की बर्दाश्त खत्म हो चुकी थी और उससे ज्यादा शायन को रोना बिलखना नहीं सह सकता था। वो उठा और अलमारी में से तस्वीरों का लिफाफा निकालकर एक तस्वीर हाथ में लेकर देखने लगा। मैंने हमेशा इन फासलों की इज्जत की जो आपने कभी अपने और मेरे दरमियान मिटने नहीं दिए, मगर अब शायद मैं उनका भरम न रख पाऊँ। ये जुर्म आपके नज़दीक बहुत बड़ा होगा, लेकिन मुझे माफ़ ज़रूर कर दीजिएगा। वो दिल ही दिल में कहता तस्वीर हाथ में ले बेड पर आ बैठा। लिफाफा साइड में रखकर उसने मलिया की तस्वीर शायन के चेहरे के सामने कर दी। उसने रोते रोते आंखें खोलकर सामने देखा था। फिर मेरी अम्मी कहते उसने तस्वीर चपट ली और उठ बैठा। उस सारा रोना भूल कर मुस्कुराने लगा था जैसे कोई खजाना हाथ आ गया हो। मेरी प्यारी अम्मी। वो तस्वीर पर हाथ फेर कर उसे चूम रहा था। फिर उसे सीने से लगा लिया। वजदान उसे देखता रहा। जब वो जी भर के मलिया की तस्वीर को प्यार कर चुका तो वजदान ने प्याला उठाकर यखनी में चमचा भरकर उसकी तरफ बढ़ाते पूछा, अब तो यखनी पियोगे? सारी पी जाऊंगा और दवा भी पीऊंगा। वो मगन से अंदाज में कह रहा था, मगर वजदान जवाब में मुस्कुरा भी न सका। फिर वाकई उसने पूरा प्याला खत्म करके सिरप पिया और उसके बाद आराम से सो गया। मगर सोते भी मलिया की तस्वीर उसके गाल के नीचे दबी थी। शाम में आफाक शायन की खरीद दराफ्त करने आया तो वजदान इस वक्त अपने कमरे में बैठा शायन को पढ़ा रहा था। वो आते ही सोफे पर ढेर हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वजदान की आवाज़ में तंबिया थी। आफाक बेताशा हंसते हुए वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू कहता सीधा हो बैठा और कहने लगा, यार ये जंग वाले तुझे मास्टर अब्दुल्ला क्यों कहते थे? उन्हें तो तेरा नाम मौली अब्दुल्ला रखना चाहिए था। वजदान जरा सा मुस्कुरा दिया। अरे साहब, यहाँ तो जोरों पर पढ़ाइयाँ चल रही, लगता है शायन टॉप करेगा। वैसे टेस्ट की क्या डेट अनाउंस हुई है? उसने वजदान से पूछा। अगले महीने की 2 तारीख। आफाक ने सर हिलाकर शायन को देखा जो मुंह में पेंसिल दबाई कभी उसका तो कभी वजदान का चेहरा देखने लगता। आफाक ने महसूस किया कि वाकई एक दिन में बहुत कमजोर हो गया था, मगर उस वक्त तो वो हशाश बशाश बैठा था। आफाक को शरारत सूझी। वो एकदम से शायन के बैग में कुछ ढूंढने लगा। क्या ढूंढ रहे हैं अंकल? भाई तुम्हारे अबू कह रहे थे तुम्हें बुखार है, पर मुझे नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया?
तुमने ज़रूर दवा खा ली होगी तभी तो भाग गया। वो ऐसे तो नहीं भागा अंकल, वो तो अब्बू ने अम्मी की तस्वीर दे दी तो वो अम्मी के डर से भाग गया। आफाक जो बच्चे के साथ मज़ाक को एंजॉय कर रहा था ठिठक कर बोला, अम्मी की तस्वीर? हाँ ये देखी मेरी अम्मी की तस्वीर। उसने साइड में रखा फ्रेम उठाकर आफाक की तरफ बढ़ाया तो आफाक ने अब कहीं जाकर नोट किया कि मलिहा की तस्वीर वजदान के बेड के साइड टेबल पर फ्रेम हुई रखी थी। फ्रेम हाथ में पकड़ते उसने वजदान को देखा जिसने नजरें झुका ली, फिर आहिस्ता से उठकर बाहर चला गया। आफाक की नजरें भी उसके ताकों में दरवाजे तक गई थी, जबकि नासमझ बच्चा उन दोनों की कैफियत से बेखबर मासूमियत से पूछ रहा था, अंकल मेरी अम्मी अच्छी है ना? मैं अभी आता हूँ। आफाक अजरत में उससे कहकर बाहर आ गया। वजदान से टेरिस में मिल गया था। वो रेलिंग पर कहने टिका, सर झुकाकर नीचे देख रहा था। आफाक उसके पीछे जा खड़ा हुआ। वो बहुत जिद कर रहा था। आफाक वजदान ने मुड़े बगैर कहा, जैसे उसकी आहट पहचान गया हो। आफाक चलता उसके बराबर रेलिंग थाम कर खड़ा हो गया। वजदान को उसकी खामोशी शर्मिंदा कर रही थी। वो धीमी आवाज में कहने लगा, ये सब वक्ती है, कुछ दिन गुजर जाने दो, फिर मैं उसे समझा बुझाकर मलिहा की तस्वीर वापस ले लूंगा। लेकिन इस तस्वीर का क्या जो इसके जहन में फिट हो चुकी है? उसकी बात सुनकर वजदान ने लब खींच ली। बच्चा ही तो है, बहल गया तो बुला भी देगा। मैं इस ख्याल है तुम्हारा। उसके अंदर माँ का एहसास जाग चुका है। वो बहलेगा नहीं, सवाल करेगा कि अगर मलिहा उसकी माँ नहीं थी तो फिर उसकी माँ कौन थी? उसने तो 9 साल में कभी मुझसे ये सवाल नहीं पूछा। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि 9 साल बाद तुमसे ये सवाल नहीं पूछेगा। आज अगर बहल भी गया तो आइंदा किसी वक्त तो हर सूरत अपने सवाल का जवाब जानकर रहेगा। कह दूंगा थी कोई और उसकी पैदाइश की मर गई। वजदान झिझलाकर बोला था। तुम्हें लगता है वो ये सुनकर मुतमईन हो जाएगा? हो जाना चाहिए, वो सपाट लहजे में बोला। लेकिन होगा नहीं। वो पूछेगा उसकी माँ किसकी बेटी थी, कहाँ रहती थी, किधर दफन हुई। और अगर तुम उसे उसकी माँ की शनाख्त न दे पाए तो यकीनन उस तलाश में चंकवाली का रुख करेगा। वहाँ के लोग उसे उसकी शनाख्त तो नहीं बता सकेंगे, लेकिन शयान को उसकी पहचान जरूर करा देंगे। तो क्या ये बेहतर नहीं कि तुम उसे खुद ही सच बता दो? हमारी सोसाइटी में ऐसे कई बच्चे पैदा होते हैं जिन्हें उनकी माएँ पॉलीथीन बैग में डालकर कचरे की ढेर पर फेंक देती हैं। उनमें से कई तो अपने माँ बाप के तो फिर जुर्म बेगुनाही में सजाए मौत पा जाते हैं, और जो बच जाते हैं आखिरकार उस तलख हकीकत को कबूल कर लेते हैं। एक दिन शायान भी इस तलख हकीकत के साथ कंप्रोमाइज कर लेगा। कंप्रोमाइज? वजदान ने तंज से कहा। कंप्रोमाइज के इस दिलासे में कितना सच जानना हो तो रिकॉर्ड उठाकर देखो। ऐसे बच्चे आगे चलकर एंटी सोशल एक्टिविटीज का हिस्सा बन जाते। मैंने अदालत के कटहरे में खड़े ऐसे कई मुजरिमों के चेहरे देखे जिनकी कहानी कचरे के ढेर से शुरू होती है और खत्म या तो जेल की सलाखा पर होती है या किसी पुलिस वाले के रिवॉल्वर से निकली गोली पर, या फिर वो खुद ही अपने हाथों जिंदगी का बोझ उतार फेंकते हैं। जो उसकी हिम्मत न कर सके वो चरसर अफीम का जहर रगों में उतारते, किसी गंदी जहटर के किनारे पड़े मौत के इंतजार में सिसकते रहते। लेकिन उस सब की जिम्मेदार सिर्फ उनके माँ बाप ही नहीं है, मैं भी हूँ, तुम भी हो। हमारी सोसाइटी जो ऐसे लोगों को प्रोड्यूस करते हैं जो गुनाह को ऐब नहीं समझते, और फिर जब वो अपने माथे पर लगे रातों के गुनाह के सियाह दागों को दिन में नेकनामी की चादर से ढककर मासूम चेहरा बनाए अनजान से हमारे दरमियान उठते बैठते हैं तो मस्जिद मुआजिज कहकर उन्हें फलने फूलने का मौका देते हैं। हम में से कोई रातों को जाकर कचरे के डिब्बों की चौकीदारी नहीं करता ताकि उन गुनहगारों को दूसरे गुनाह से रोका जा सके। लेकिन सुबह जब चूहे उन मासूम बच्चों के नरम गोश्त कतर चुके होते, कुत्ते रात भर में उन्हें भंबोर डालते हैं तो पूरा मोहल्ला गहरी नींद से जाकर उन मस्कशुदा लाशों के आखिरी दीदार को आ पहुंचता है। फिर बड़े एहतिमाम से उनकी तदफीन होती है, और अगर कोई बदनसीब नौकीले दादा की काट सह गया तो उस पर हम पेशे भी की जाती है ताकि वो जिंदा रहकर जिंदगी भर इताना सने कि उसे डूब बनना चाहिए। हर एक बेगुनाह चेहरे के पीछे दो गुनहगार चेहरे छिपे होते हैं, मगर बेगुनाह तो चलते फिरते नजर आते, लेकिन गुनहगारों की दो गुनाह अक्सरियत कहाँ चली जाती है? वो माथे पर सलवटे लिए सवाल कर रहा था, लेकिन जब खुद उसके पास भी नहीं था। उसने अपने लब भेजते हुए आफा के चेहरे से नजरें हटा ली, फिर यूं बोला जैसे खुद कलामी कर रहा हो। अल्लाह कहता है बाप का किया औलाद से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इंसान औलाद से माँ बाप के अमाल का हिसाब लेता है और फिर सजा भी सुनाता है। तो क्या अल्लाह का अदल नाकिस है या हमारे इंसाफ के पैमाने उसके पैमानों से बेहतर है? लेकिन नहीं, जिसने खुद इंसाफ से गुजरना मुंसिफ कैसे हो सकता है? वो अचानक आफा की तरफ देखकर पलटा। तुम चाहते हो मैं भी इस सफ में खड़ा हो जाऊं जिसमें मैंने शायान के माँ बाप का चेहरा नहीं देखा? तो उसे वो आईना क्यों दिखाऊं जिसमें उसके अधूरे वजूद की बिगड़ी हुई तस्वीर नजर आएगी? अगर वो अपनी नजर से गिर गया तो चोट मुझे आएगी। सवाल सिर्फ शायान की जिंदगी का नहीं है आफाक, ध्यान से देखो तो मेरी जिंदगी भी जुड़ी है और मैं तो जिंदा इसी के लिए हूँ।
अगर वो मुझसे खो गया तो मैं जिंदा रह के क्या करूँगा। आफा को सचमुच यूँ लगा कि वजदान से जिंदगी की भीख मांग रहा हो। वो सर झुका कर रह गया, फिर पलट कर जाने लगा, लेकिन चंद कदम चल कर अचानक मुड़कर वजदान को देखने लगा, जो साफ नजरों से उसे देख रहा था। फिर हम और लहजे में कहा, इस बार मैं तुम्हें कुछ खोने नहीं दूंगा। उसकी आंखों में एक ख्याल की परछाई थी। जब उसने समीरा को अपना ख्याल बताया तो हैरत से उसे देखती रह गई। मुझे हैरत हो रही है आफाक, अब दोस्ती में इतना आगे निकल गए कि आपको ये भी याद नहीं रहा कि मलिया से आपका भाइयों जैसा रिश्ता था, और किसी भाई को जेब नहीं देता कि अपनी बहन के बारे में ऐसी बात करे। जब वो अपनी बात कह चुकी तो आफाक ने पुरसुकून अंदाज में कहा, मुझे सब याद है। वो मोहब्बत थी जो मलिहा ने वजदान से की थी, और मेरे दिल में उनकी मोहब्बत का बहुत एहतराम है। जब किसी का इतना एहतराम कर लिया जाए तो इंसान उसके सामने बेबस हो जाता है। तुम यकीन करो, मैं वजदान के सामने इतना ही बेबस हूँ। कहने को मेरा दोस्त है, मगर मैं उसके सामने इनकार की जुर्रत नहीं कर सकता। अब तुम उसे चाहे जो भी कहो। फिर उसे गुमसुम देखकर पूछा, चुप क्यों हुए? वो धीमे लहजे में बोली, आपने बात ही ऐसी कही थी, कोई कुछ कह नहीं सकता। समीरा के चेहरे से फिक्रमंदी झलक रही थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब्बा और चाचू वजदान का ऐसा लिहाज करेंगे। अगर हम दोनों मिलकर उन्हें समझाने की कोशिश करें तो शायद बात बन जाए। मलिया के हवाले से उनके दिल वजदान के लिए बहुत गदास है। बल्कि ऐसा कौन सा शख्स है जो मलिया से मोहब्बत रखता है और उसकी मौत के बाद उसने वजदान को दिल में जगह न दी हो। फिर सिर्फ हम दोनों क्यों, फोन करके सबको बुलवा लेते। हम तमाम कजिन्स का रिश्ता मलिया के साथ एक जैसा है, इसलिए उन्हें साथ मिलाना आसान होगा। फिर अम्मी, चची और पप्पू का हम ख्याल बनाकर अब्बू और चाचू से बात करेंगे तो उन्हें मनाना कदरे आसान हो जाएगा। वैसे तुम्हारा आइडिया है तो ज़बरदस्त। जाओ जाकर फ़ोन लेकर आओ। मैं भी जुनैद को फ़ोन करके कह देता हूँ पहली फ़्लाइट से गौहर पप्पू को साथ लेकर कराची आ जाए। उसके बाद हम साइमा और उस्मा को भी बुलवा लेंगे। ठीक है, पर समादार ज़ारा से आप आज ही बात कर ले। और कहकर फ़ोन लाने के लिए उठ गई। आफा को अपने कजिन्स का अपना हम ख्याल बनाने में दिक्कत नहीं हुई। उन सब ने मलिया और वजदान को एक दूसरे के लिए बर्बाद होते देखा था, और शायद उसी का असर था कि सब ने आफा की बात पर इत्तेफाक किया और उसकी हिदायत पर हॉल में जमा हो गई। फिर आफाक, समद और जुनैद जाकर बड़ों को उनके कमरों में बुला लाए। उन्होंने जो हॉल में मजमा लगा देखा था, हैरत से एक दूसरे को देखा। क्या बात है आफाक, सब ठीक तो है ना? मुनीर हसन उलझ से गए। आफाक ने कहना शुरू किया, असल में बात यह है पापा कि मैंने इतने सालों तक वजदान के घर वालों से अपना और मलिया का रिश्ता छुपा कर रखा, इसीलिए मलिया की मौत के बारे में भी कभी न जान सके, और अब उनकी बेखबरी कन्फ्यूजन पैदा कर रही है। कैसी कन्फ्यूजन? उसकी अम्मी ने टोका। मलिया के जीने मरने से पहले भी उनका कोई ताल्लुक नहीं था, और अब तो उनका बेटा लौट आया है। यहीं से तो कन्फ्यूजन शुरू होती है कि उनका बेटा अकेला नहीं लौटा, उसके साथ एक बच्चा भी जिसे अपनी दानिश में वजदान की हकीकी औलाद समझ रहे हैं। तो इससे मलिहा का क्या ताल्लुक? आमना ना समझे से बोली, ताल्लुक ये है आमना फुप्पू, क्यों? क्योंकि नहीं जानते कि वजदान मलिहा के इंतकाल के बाद ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ जाने के पास घर से चला गया था। इसलिए उनका ख्याल है कि वजदान ने मलिहा से शादी करने के लिए घर छोड़ दिया था, और फिर उससे शादी भी कर ली, और शायद उन दोनों की औलाद है। क्या? बैक वक्त सबकी ज़बानों से निकला। फिर इफ्तिकार से नागवारी से बोले, किसी की बेटी के बारे में वो लोग इतनी बड़ी बात कैसे सोच सकते हैं? और क्या वजदान ने भी उन्हें नहीं रोका? उसे पता चलता तो रोकता। उसे तो चंद दिन पहले इत्तेफाकन ये बात मालूम हुई जब शायन इस सब के बीच बैठे हुए मलिया की तस्वीर एक एक दिखाई कि उसकी अम्मी है। उस वक्त मैं भी वहाँ पर था। वजदान तो शॉक रह गया था। फिर उसने फौरन ही मलिया की तस्वीर शायन से ले ली, मगर मलिया के साथ बच्चा इतना अटैच्ड हो गया है कि सिर्फ तस्वीर छिन जाने पर बीमार पड़ गया, और जब तक उसे मलिया की तस्वीर वापस न कर दी गई, खाना पीना तो दूर, उस बच्चे ने दवा तक लेने से इनकार कर दिया। वो सांस लेने को रुका तो मुनीर हसन ने हैरत से सवाल किया, लेकिन मलिहा की तस्वीर शायन को कहाँ से मिल गई? आफाक बेख्तियार झिझक सका, फिर संभल कर बोला, वजदान ने कभी मलिहा की कुछ तस्वीरें खींची थी जो उसके जाने के बाद उसके घर वालों के हाथ लग गई। फिर जब वजदान लौटा तो उसकी ज़हनी हालत के पेश नज़र खुद डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि उसे मलिया का जिक्र न किया जाए, वो डिप्रेस्ड हो जाएगा। और मुझसे पूछने की शायद उन्होंने ज़रूरत महसूस नहीं की, और उनके ज़हनों ने हालात वो वाक़यात को जोड़कर एक कहानी तैयार कर ली जो बज़ाहिर सच्ची लगती है, मगर मसला ये नहीं। उन्हें तो समझाया जा सकता है, मसला शायान का है। उन 5 महीनों में कहानी उसे इतनी बार सुनाई गई कि मलिया का तस्वर इसके दिमाग में रासिक हो चुका है। अव्वल तो बच्चा इतना छोटा है कि उसे समझाना नामुमकिन नहीं, लेकिन अगर उसे किसी तरह समझा भी लिया जाए तो
कोई फितरी सवाल ज़रूर पूछेगा कि फिर उसकी माँ कौन है। और वजदा उसे सच बताना नहीं चाहता, लेकिन उसके मतौक़ा सवाल का जवाब भी उसके पास नहीं। शायन के जहन में तजस्सुस बेदार हो जाएगा। फिर अगर उसने खुद से अपनी माँ को ढूंढने की कोशिश की तो उसे ज़्यादा सफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसे सिर्फ इस गांव तक सफ़र करना पड़ेगा जहां वो पैदा हुआ और अब एक तकलीफ था सच वहाँ उसका मुंतज़र है। और यही ख्याल वजदान को परेशान कर रहा है। उसके दिल में एक खौफ बैठ गया है कि अगर शायन को पता चला तो उसे खो देगा। मैंने वजदान की आंखों में एक खौफ एक बार पहले भी देखा था, जब उसे मलिया की एंगेजमेंट का पता चला था, लेकिन उसने मलिया को खो दिया। जरा सोचें, मलिया को खोकर वो पागल हो गया था, अगर शायन को भी खो दिया तो मर जाएगा। अल्लाह न करे। समीरा की अम्मी बेख्तियार अपने कलीजे को थाम कर रह गई। इफ्तिकार हसन एक पल को बेकरार हुए तो फिर तकफ्फुर से गोया हुए। अब इस परेशानी का क्या हल? आफाक ने उन्हें देखा। एक हल है, लेकिन शायद इसे कबूल करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो। वो रुखा और बहन भाइयों के चेहरे देखे जो उसकी हिम्मत बता रहे थे। क्यों न हम शायन को मलिया की बेटी की हैसियत से कबूल कर लें? उसकी बात खत्म नहीं हुई थी कि मुनीर हसन ठाड़े, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? फिर उन्हें अचानक एहसास हुआ कि आफाक उमर के उस हिस्से में कि अब उन्हें उससे इस लहजे में बात नहीं करनी चाहिए, तो चुप होकर अपना गुस्सा जब्त करने लगी। तुमने ऐसी बात कहने की जुर्रत भी कैसे की? तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? उसकी अम्मी मलामत कर रही थी। आमना भी नाराजी से बोले, क्या हो गया आफाक? अपने दोस्त की मोहब्बत में इतने अंधे हो गए हो कि बहन के नाम पर मनगढ़ंत कहानियां बनाते तुम्हें जरा एहसास नहीं हुआ? दूर बैठे जुनैद ने जो देखा कि आफाक पर चढ़ाई हो रही तो फौरन उठकर उनके पास आया। अम्मी प्लीज। और ममानी जान, अब इस तरह सोचे तो ये मनगढ़ंत कहानी इंसान के जीने का बहाना बन जाएंगी। अब कोने में दबका समझ भी आगे आया। शायन की जिंदगी को भी रुख मिलेगा और चाहे हमारा उससे कोई ताल्लुक न हो, पर वो एक मासूम बच्चा है। उसकी गर्दन के गिर्द किसी तलक हकीकत का फंदा कस के हमें क्या मिल जाएगा? और अल्लाह भी तो कहता है दूसरों के ऐब ढको। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी मलिया कितनी किस्मत वाली, वरना लोगों के अच्छे अमल उनकी मौत के साथ ही रुक जाते। पर मलिया मर जाने के बाद भी किसी का पर्दा बनी रहेगी। समीरा बस लेकिन मुस्तगम आवाज में बोली तो उसकी अम्मी उसे घूरने लगी। ए भला क्या तुक हुई? किसी का पर्दा रखने के लिए मलिया के सर से चादर उतार दे? वो हमारी बेटी जैसी थी। हम कैसे अपनी कुंवारी बेटी के लिए कह दें कि वो किसी की बीवी, किसी के बच्चे की माँ थी? साइमा उनकी बात सुनकर रसान से बोली, अगर मलिया आपकी बेटी थी तो वजदान को भी तो आप और अबू अपना बेटा मानते हैं, बल्कि इस घर में उसका जो भी मकाम है वो आफाक की वजह से नहीं, आप दोनों की वजह से उसे मिला है। फिर आखिर उसने क्या किया था? सिर्फ मोहब्बत, जिसके लिए 10 साल से सजा काट रहा है और आखिरी सांस तक काटता रहेगा। क्या उसका दुख आपका दिल नहीं दहलाता? उसकी उम्र आएगा गई, कम से कम एक सुख उसे मिल जाने दी। साइमा की आवाज़ में उदासी घुल गई थी, जिसने उसकी अम्मी को भी दिल गिरफ्तार कर दिया था। फिर जब बोले तो उनकी आवाज़ में भी पहले जैसी तेजी नहीं थी। ऐसा नहीं है कि वजदान की बर्बादी हमें नजर नहीं आती, लेकिन झूठ कैसे बोले? इस झूठ पर तो अल्लाह भी गुनाह नहीं देता जो किसी के फायदे के लिए बोला जाए, जबकि यहाँ तो एक बेगुनाह की जिंदगी का सवाल है। गोहर ने धीरे से कहा तो उसे देख कर रह गई। फिर कब से खामोश बैठे इफ्तिकार हसन से बोले, आप क्यों चुप बैठे हैं भाईजान? जरा देखिए तो बच्चे क्या कह रहे हैं। वो संजीदगी से कहने लगे, बच्चे अब बड़े हो गए आमना, और खुद भी बच्चे वाले बन गए, मगर अफसोस अभी तक रिश्तों की नज़ाकत नहीं समझ सके। वजदान से क्या शिकायत, उसकी अपनी मजबूरियां हैं। मगर आफाक तुम बताओ, किसी और का गुनाह अपनी बहन के सर डालने के लिए तुम्हें हिम्मत कहाँ से मिली? आफाक गुनाह के लफ्ज पर उछल ही तो पड़ा था। मैं मलिहा के सिर कोई गुनाह नहीं डाल रहा, और न मैं कुछ ऐसा सोच सकता हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम वजदान के घर वालों के ख्याल की तस्दीक करते हैं कि वाकई मलिहा और वजदान की शादी हो गई थी। फिर शायन की पैदाइश पर मलिहा का इंतकाल होगा, जैसा वो समझते, और उसमें तो गुनाह का कोई पहलू नहीं निकलता। इस कहानी का सबसे बड़ा ऐब यही कि झूठी है। तुम खुद शादीशुदा और उस रिश्ते की नज़ाकत और तकाजा से वाकिफ हो। निकाह के बंधन में बंधे दो लोगों के दरमियान ये नज़ाकतें काबिल एहतराम हैं, मगर जिनके बीच ताल्लुक ही न उसके बारे में कहना कि वो मियाँ बीवी थे, बसाते खुद एक इल्ज़ाम है, और तुम उस इल्ज़ाम से भी आगे निकल कर दुनिया से कहलवाना चाहते कि मलिहा शायान की माँ थी। और अजीब से लहजे में बोले कि आफाक पहलू बदल कर रह गया। मैं उन गहराइयों के बारे में दानिशता सोचना नहीं चाहता। वो पेशानी मसलते हुए धीमे लहजे में नजर चुराता हुआ बोला तो इफ्तिकार ने दबे दबे गुस्से से कहा, तुमने तो किसी भी गहराई के बारे में नहीं सोचा। जो झूठ तुम दुनिया को सुनाना चाहते हो उसे सच करना मलिहा के इख्तियार में था, मगर उसने ऐसा नहीं किया। क्या कहोगे वजदान के घरवाला से कि मलिहा ने घर से भागकर शादी की थी, क्योंकि भाई साहब तो इस खेल में शामिल किए नहीं जा सकते।
मैं मलिया के लिए अल्फाज कभी इस्तेमाल नहीं करूँगा, बल्कि कहूँगा कि मलिया पापा जान को मना न सके तो हमारे घर आ गई ताकि हम उन्हें मना लें। फिर जब वो नहीं माने तो हम आपने और पापा ने अपने हाथों से रुखसत किया था। आप समझ रहे हैं ना, कोई कभी नहीं कह सकेगा कि मलिया घर से भागी थी, बल्कि कहेंगे बाप के घर से न सही, मामू के घर से सही, लेकिन बुजुर्गों की छाँव में विदा हुई थी। आफाक की बात से वो गमजदा से हो गए थे, थके थके लहजे में बोले, सच कहूँ आफाक, तो वाकई अगर मलिया के दिल की बात मुझे उसकी ज़िंदगी में पता चल जाती तो मैं भाई साहब की मुखालिफत मोल लेकर भी मलिहा को वजदान के साथ रुखसत कर देता। वो मुझे इतनी अजीज थी और उसे भी अंदाज़ा हुआ कि मैं उसकी ख्वाहिश का एहतराम करूँगा। फिर भी उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, तो इसलिए कि उस मान को तोड़ना नहीं चाहती थी जो हर बाप को अपने औलाद पर होता है। उसने खुद पर जबर कर लिया, मगर बाप की चौखट पार नहीं की। मुझे उसकी सादतमंदी पर फख्र होता है कि मरते दम तक उसने बाप की इज्जत संभाली, और उसके मर जाने के बाद तुम लोगों से कहोगे उन खुद गर्जों में से थी जो अपने दिल की खुशी के लिए हर हद तोड़ देते हैं। क्या मलिया के साथ ज्यादती नहीं? शायद इकरार में सर को जरा सा हिलाकर कह रहा था, लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि अगर मलिया कहीं से आ जाए तो वजदान की मोहब्बत में जान देने वाली वजदान की खातिर उस ज्यादती को हंसते हंसते बर्दाश्त कर लेगी। आपको मालूम है वजदान कौन है? इफ्तिकार हसन चुप से रह गई। अब आफाक रवानी से बोल रहा था, वजदान वही शख्स है जिसने मलिया की मोहब्बत में अपने 10 साल फूंक डाले, और मैं जानता हूँ अपनी बाकी जिंदगी भी उस फयाजी से लुटा देगा। लोग कहते हैं हम उसकी मोहब्बत में दीवाने हैं, और वजदान को लोगों ने दीवाना कहा। हाथों में पत्थर ले पागल पागल की सदाएं लगाते उसके पीछे भागे, उससे इश्कबार किया, बेरहमी से फेंकते ये पत्थर उसे लवलवान कर देते, मगर फिर भी मलिया का तसव्वुर नहीं टूटता। वजदान की इस हालत को सोचकर मेरी रूह कांप जाती है, और ये सब सहता रहा। भला किससे मोहब्बत में दुनिया भुलाई है? लेकिन वजदान अपना आप भूल गया। कहाँ ऐसे लोग मिलेंगे कि एक मोहब्बत में मर जाए और दूसरा जिंदा भी हो तो मुर्दों से बदतर। मैं मलिया का भाई हूँ, मगर मेरे ही सामने वजदान मलिया का जिक्र करते हुए इख्तियार हो जाता है। उसे एहसास भी नहीं होता कि वो क्या कह रहा है, और मैं महसूस करके भी उसे टोक नहीं पाता। टोको भी कैसे जब वो दोनों ही एक दूसरे के लिए हर हद से गुजर गए? तो फिर मैं हाथ किस तरह लगाऊं? आफाक की सरगोशे में ढली आवाज सुनकर समरा की आंखें भर गईं। इफ्तिकार हसन की हालत ऐसी थी जैसे आफाक ने उनकी शहरक पर हाथ धर दिया हो। पापा, ताईजान, आफाक ने उन दोनों को मुखातिब किया तो शिकस्तगी से उसे देखने लगे। आप दोनों मलिया से बहुत मोहब्बत करते हैं ना? मलिहा की खातिर वजदान के लिए कुछ ऐसा करते उसके लिए हवा में घुटन कम हो जाए, सांस नहीं ले पाता। इफ्तिकार हसन बेसाख्ता नजरें चुराते उठ गए, और किसी ने भी उन्हें जाने से नहीं रोका। उनके जाने के बाद आफाक मुनीर हसन के हाथ थामकर मन्नत से बोला, पापा प्लीज। तो बेबसी से बोले, तुम जो बात कह रहे हो बहुत बड़ी है। वजदान की खातिर नसी, मलिहा की खातिर। उसे उसी मलाल ने तो मार डाला था कि फूफा जान ने उसकी मोहब्बत को कबूल नहीं किया। अच्छा, अब तो उसका लिहाज करते वजदान को उस खौफ से चुरा ले कि एक दिन वो शायान को खो देगा। पापा प्लीज, शायान वजदान की जिंदगी की आखिरी खुशी है। उस खुशी को उसके पास रहने दे। कहीं खुशी भी उससे खो गई तो उसकी उम्र रायगा हो जाएगी। आफाक की बातें उन्हें झंझोड़ रही थी। वो एकदम ही उसकी बात काट कर बोले, बस आफाक, अब और कुछ मत कहना। पापा, वजदान। आफाक ने कुछ कहने की कोशिश की थी। उनको ज्यादा देकर जुनैद ताई से मुखातिब हुआ, आप तो शायन वाली बात के लिए राजी हैं? उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, मगर नम आंखों से उसे तकने लगी। ख्वातीन को उदास देखकर उन सबको उम्मीद हो चली थी कि 3 मोहरें तो पट गई। समीरा की अम्मी दुपट्टे से आंखें साफ करते हार माने के अंदाज में बोली, अच्छा ठीक है, मैं इफ्तिकार से बात करती हूँ। सच? खुश तो सब हुए थे, पर उनकी बेटियां तो खिल उठे और एक जबान होकर बोले तो उन्होंने वार्निंग देना भी जरूरी समझा। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ बात करूंगी, मनाना तुम्हारा काम है। मैं इस उम्र में मियाँ की झड़कियां नहीं सुन सकती। भाभी, आप उनकी बातें में क्यों आ रही हैं? बस सामना रहने दो, वो आजिज़ी से बोली। मलिया मर चुकी, मगर वजदान जिंदा है। अगर एक झूठ उसके दिल को तसल्ली दे सकता है तो क्या गलत है? मुझसे उसकी उदासी देखी नहीं चाहती। अगर शायान का खोने का धड़का उसके दिल से निकल जाए तो शायद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। मैं दिल से चाहती हूँ मलिया को भूल जाए और शायान यूँ मशगल है जो वजदान के जहन से मलिया का ख्याल झटक सकता है। भाभी, क्या हो गया है? आपके आफाक की अम्मी उनसे उलझी। फिर तीनों में धुआंधार बहस छिड़ गई। काम बन गया था। वो सारे एक दूसरे को इशारे करते उठ गए।